नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल जैसे ही केंद्र सरकार ने सीएए के जो रूल है वो नोटिफाई किए हैं, उसको आते ही जो हिंदू शरणार्थी हैं, जो पिछले तकरीबन 10 या 15 या 20 सालों से जो भारत में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उनके बीच एक खुशी का माहौल बन गया था। अभी इसी पूरे मामले को लेकर हम जहांगीरपुरी के मजलिस पार्क जो एक एरिया है वहाँ पर आ चुके हैं, जहाँ कुछ बस्तियाँ हैं और बस्तियों में जो हिंदू शरणार्थी हैं, जो रिफ्यूजीज़ हैं, जिनको प्रताड़ना सहनी पड़ी पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में, वो यहाँ पर आकर बस गए हैं। और जब से ये पूरा फैसला आया है, ये इम्प्लीमेंट हुई है, इनके बीच हम आ गए हैं। जान लेते हैं कैसे देखते हैं, कैसे इस पूरे केंद्र सरकार ने जो लागू किया है, इसको लागू होने के बाद क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ हरिओम साहू जी हैं, जो लगातार इस पूरी बस्ती में जो हिंदू परिवार है उनका केयर टेकर का बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनसे जान लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, जो कल सीएए के जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद कैसा माहौल था यहाँ पर? कैसे खुशी है या फिर डरे हुए हैं? क्या क्या कहना चाहेंगे? जी, किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक देश छोड़कर किसी दूसरे देश आता है और उस देश में इतने वर्षों से रह रहा है, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, अस्पताल जाता है तो कोशिश करता है कि कहीं उसका इलाज हो जाए, लेकिन आधार कार्ड नहीं है। किसी बैंक में खाता खुलवाने जाता है, वो पहचान पत्र मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, वहाँ उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई सफ़र करना चाहता है, यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पे हरिद्वार है, कोई हिंदू शरणार्थी ये सोच के पाकिस्तान से भारत आता है कि कभी भारत आया था, पवित्र माँ गंगा में डुबकी लगाकर शायद अपने पापों को धोएगा और अपने पुण्य की प्राप्ति करेगा, लेकिन सफ़र नहीं कर सकता क्योंकि आधार कार्ड नहीं है। तो उस व्यक्ति की आप कल्पना करिए जो भारत में रहकर भी भारत का नहीं था। ये कानून आने के बाद ऐसा लग रहा है यहाँ पे रहने वाले सभी शरणार्थियों को जैसे दूसरा जीवन उनको मिल गया हो। जी। अपने मन मुताबिक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य, अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएगा, काशी विश्वनाथ जा पाएगा, बच्चों के स्कूलों में एडमिशन करा पाएगा, बीमारी का इलाज करा पाएगा, भारत कई राशन कार्ड बनवा के भारत में जो मूलभूत सुविधाएं भारत सरकार देती है उसका लाभ ले पाएगा। इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। और ये कल रात से इस पूरे कैंप में इसी चीज़ का जश्न मनना है, कहीं तो सोई भी नहीं है। हाँ, यही मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि जब वो 6 साढ़े 6 बजे का वो जो वक्त था, जब ये केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया, नोटिफिकेशन जारी की गई, कैसा माहौल था इस पूरी बस्ती में? लोगों के मन में क्या चल रहा था? क्या कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए जी, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था जी। बेचारे, क्योंकि रोज मजदूरी करके रोज कमाने वाले यहाँ पे व्यक्ति हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिस व्यक्ति को काम करने के लिए भी जो बाहर जाते हैं उनको पता लगता रहा, वो बेचारे इतने खुशी के मारे जो जैसा काम था वो वहीं पे छोड़ छाड़ के और वापसी अपने शरणार्थी कैंप में अपने परिवार के साथ और सभी जन के साथ खुशी मनाने के लिए बहुत तेज़ी से दौड़ा दौड़ा आया। और यहाँ पे आने के बाद सब ने एक दूसरे को गले लगाया, मिठाइयाँ खिलाई। आप देखेंगे दिए अभी तक रखे हुए हैं, ये देखिए घी के दिए जलाए गए कल यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता का माहौल था कल से और अभी तक चल रहा है। अच्छा हरिओम जी, मुझे हमें ये बताइए कि यहाँ पे अभी टोटल कितने परिवार रह रहे हैं और कब से यहाँ पे रह रहे हैं, और जब से यहाँ पर आए हैं किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा इनको, और अब कैसे देखते हैं, अब सरकारों से और क्या उम्मीदें की जा रही हैं इनसे? जी, 2013 मई में ये वाला कैंप बना था। लगभग 11 साल हो जाएंगे एक महीने बाद इस कैंप को, और 11 साल से मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। तो अब ये कानून आने के बाद लगता है लोगों को उनको नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता मिलने के बाद वो भारत का एक अभिन्न अंग हो जाएंगे। जो अभी तक होकर भी यहाँ के नहीं थे, उनको वो चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा मन से उस सरकार का जितना धन्यवाद या आभार व्यक्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले शरणार्थियों के साथ साथ जो उनके आधे परिवार जिनके पाकिस्तान में रह गए हैं, ये कानून आने के बाद कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल बढ़ा है कि भारत में कोई ऐसी सरकार है जो पूरे विश्व में रह रहे हिंदुओं की कहीं ना कहीं देखभाल या उनके बारे में कुछ अच्छा सोचने का प्रयास और करने का प्रयास कर रही है। कारण क्या लगता है, क्यों आए थे? पाकिस्तान हो चाहे कोई भी देश हो, आपकी बात होती होगी, लोगों से अपनी कहानियां सुनाते होंगे, आने का क्या कारण था? क्या समस्याएं उन्हें वहाँ झेलनी पड़ी? क्योंकि उनकी तरफ से तो कहा जाता है कि हमारे मुल्क में तो कोई भी परेशान नहीं रहता है, सब सुख शांति और खुशी के साथ रहते हैं। देखिए, जिसके पासपोर्ट पे ही लिखा हो इस्लामियत जमहूरियत, मतलब इस्लाम को मानने वाला देश, तो उस देश से आप किसी और गैर इस्लामिक रहने वाले व्यक्ति से क्या तुलना करेंगे आप? वो व्यक्ति, वो देश जिसमें मुसलमानों को, इस्लाम को प्राथमिकता दी गई हो, वो गैर धर्म को क्या करेगा? धार्मिक उत्पीड़न के कारण ही तो आते हैं। हवन आप वहाँ पे नहीं कर सकते,
आप शोभा यात्रा वहाँ पे नहीं निकाल सकते, हिंदुओं के त्योहार आप वहाँ पे नहीं मना सकते। जानबूझकर जब दिवाली होती है, कुछ ऐसा त्योहार होता है, जानबूझ के हिंदुओं के घर के बाहर गाय माता काटी जाती है। कोई हवन करता है, धुआं किसी मुसलमान के घर पे चला जाए तो उसको मारा पीटा जाता है। होटलों में उनकी कोई देखभाल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें धार्मिक उत्पीड़न के कारण ही बेचारा एक परिवार जो सब कुछ वहाँ पे सेटल हो, सब कुछ छोड़ के भारतवर्ष आया। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखदायी था। लेकिन भारत में आके अब शायद लग रहा है कि कहीं ना कोई आशा की किरण उनको नजर आई है। जैसे 2019 में ये बिल पास हो गया था, उसके बाद 4 साल लग गए इसके रूल आने में। कहीं ना कहीं कारण क्या था, विपक्षी पार्टियों ने एक एजेंडा सेट कर दिया कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है, और उसमें अब विपक्षी पार्टियां फिर शामिल होने लगे। ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, चाहे अखिलेश यादव, इन्होंने फिर छाती पीटनी चालू कर दी है। कह रहे हैं कि ये अपने देश के लोगों को तो पूरी मूलभूत आवश्यकताएं दे नहीं पा रहे, आगे क्या करेंगे? कैसे देखते हैं इन बयानों को? जी, 2013 में ये वाला कैंप बना था। 2013 से 2022 तक यहाँ पे बिजली नहीं थी, लगभग 9 साल तक बिजली नहीं थी। मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो ऐसे कुछ विपक्षी के जो भी शायद अपनी कोई पॉलिटिक्स या कुछ रहता होगा, सरकारों का विरोध आपस में करना वो रहता होगा, लेकिन जिसको अगर मानवता के आधार पर अपना एक भी जीवन ऐसी भीषण गर्मी में, 1 महीने बाद यहाँ पे भीषण गर्मी हो जाती है पूरी दिल्ली में, 1-2 दिन बगैर पंखे के, बगैर बिजली के यहाँ पे बिता के देख ले। कल्पना करो, आजकल लोग अपने घरों में पंखा तो छोड़ो, बगैर एसी के नहीं रहते हैं। यहाँ पे ये 9 साल बगैर बिजली, बगैर पंखा, बगैर पानी के रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसी बातें करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। परमात्मा दे रहा है, उन्हें डरना चाहिए कि जिसके यहाँ पे बच्चे बेचारे गर्मी से तड़प तड़प के, कई लोगों ने यहाँ पे बीमारियों से अपनी जान दे दी, कई बुजुर्गों ने अपनी जान दे दी। शर्म आनी चाहिए जो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा, 1-2 दिन जरा बिताएं। अभी भी जैसलमेर में बॉर्डर किनारे कितने शरणार्थी कैंप है, वहाँ पे बेचारे बगैर बिजली के रहने कई सालों से। एक बार जरा जाएं, मई के महीने में जब टेम्परेचर 50 के आसपास होता है, बिताएं जरा जैसलमेर की गर्मी में, पता लग जाएगा कि ये सरकार क्यों ये कानून लाना चाहती है। चलिए, इस बस्ती में रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं इस केंद्र सरकार के इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश सर। जयप्रकाश जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो 2013 से रहे हैं सर। अच्छा, 2013 से रह रहे हैं। ये बताइए, जैसे कल केंद्र की मोदी सरकार ने सीएए के जो रूल लागू कर दिया, अब आपको नागरिकता दी जाएगी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया सर। खुशी हो रही है? बढ़िया, बिल्कुल सर। अच्छा, 2013 से पहले कहाँ रहते थे जो आपको यहाँ आना पड़ा? उससे पहले कौन से देश में? पाकिस्तान रहते हैं, सिंध हैदराबाद में। पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान सिंध हैदराबाद में रहते थे सर। हाँ, हाँ। फिर वहाँ कुछ दिक्कत थी हिंदू बस समस्या के लिए, ताकि अपना त्यौहार वगैरह, बच्चे वगैरह पढ़ा नहीं पा रहे थे। बुजुर्ग तो रह गए थे बंटवारे में सर, हमें दिक्कत आ गई थी। तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो अपने देश भागते हैं। अब लाए हैं, ये बच्चे हुए हैं, ये पढ़ रहे हैं। अब हम तो नहीं पढ़े, हमें तो सर ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे तो पता नहीं, पढ़ाई नहीं। इनको पढ़ा है कुछ, इनको तो दिखे कि क्या चीज़ है, क्या माहौल है, क्या अच्छा, नहीं। प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था वहाँ आपको, मतलब आपको किस तरीके से झेल रहे थे ये सारी चीजें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जंगल में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे सर, उसमें भी दिक्कत थी। कोई किसान को अगर कोई ज़्यादा भारी फसल निकल आया तो वो नहीं मिलता था। बस उनको जैसे कोई जमींदार के नीचे ही रहना पड़ता है सर। जगह कमा के उन्हीं को दो, उन्हीं को लो, बस वो जो आटा देते थे वही खाते थे। बस यही थी समस्या अच्छा, सर। आपका परिवार भी होगा, पत्नी भी होंगी आपकी, तो किस तरीके से जीवन यापन वहाँ पे चल रहा था? या मतलब महिलाओं को लेके कैसे उनका बिहेवियर था, कैसे ट्रीट कर रहे थे? महिलाओं को लेकर तो ज़्यादा डर से तो हमारे महिला हम निकालते नहीं थे, डर के मारे सर बाहर। जो ही बच्चा हो जाता था 12-13 साल का, जो महिला होती थी उसे हम बाहर नहीं निकालते थे। हम तो जैसे छोटी उम्र में शादी कर देते थे, जैसे 16 साल की, 15 साल के, 14 साल का बच्चा, उसको हम लिपटा देते थे ताकि डर के मारे। माहौल ऐसा था, कोई जवान बच्चे को कोई छेड़ देगा तो मेरा क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, तो इसी वजह से हम तो ऐसे ही कर देते थे। हाँ सर। अच्छा, आप अभी भी ऐसे कुछ लोग हो जिनसे बात होती हो पाकिस्तान में, से कुछ दोस्त मित्र है कोई? हाँ, भाई एक बड़ा। कैसा माहौल है वहाँ का भी? वहाँ माहौल बहुत ख़राब है सर जी। वहाँ कम से कम 180 रुपये किलो आटा है। जिसके 5 बच्चे हैं वो तो सारों दिन मर मर के भी आटा नहीं खा पा रहा है। बहुत दिक्कत की ज़िंदगी है। यहाँ हम इतने खुश हैं, हमें भारत सरकार ने इतना दिया है। हमने तो बिजली सर देखी नहीं थी, हमने तो बिजली देख ली। तो बड़े आगे बढ़िया आनंद है सर यहाँ पे। जो कुछ भी है बड़े आनंद है। जैसे आप भाई हो, सब भाई आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। भेदभाव तो नहीं करते आप हमारे से। वहाँ भेदभाव होता था? वहाँ भेदभाव होता था सर। किस आधार पे भेदभाव करते थे? हिंदू। अच्छा, सिर्फ हिंदू होने से हाँ, बस छेड़े? हिंदू हो, बस हिंदू हो तो ऐसे पानी पियो, हिंदू हो तो हमारे से दूर रहो, हिंदू है तो बस हिंदू है। हिंदू जाने के कीड़ा मकोड़ा, और समझ लो इस तरह से हिंदू जाने के कीड़ा मकोड़ा है, और कुछ नहीं है सर। लेकिन ये लागू होने के बाद खुशी हो रही है? बहुत सर, क्या बहुत कहना चाहेंगे मोदी जी और अमित शाह जी बहुत को?
बहुत धन्यवाद उनका जो हमें यहाँ जगह दी। जगह दी और रखा, हमें सामान दिया, हमें भाई समझा, यहाँ रहने के लिए दिया, खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, कमाने के लिए दिया, सब कुछ ही दिया मेरे भाई।